हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे कि कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना एकदम 100% है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही। अगर देखिए मुझे विश्वास भी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करिए और आसानी से सिलेक्शन लीजिए। इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें। और देखिए सभी जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप जाके इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें सीट इन नीट। फिर उसके बाद आप पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके पूरी टोटल कंप्लीट कराई गई है। इंग्लिश भी 2-3 वीडियो कराई गई है, वो करा दी जाएगी, उसकी चिंता आप ना करें। पहले आप इतना कवर करें, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में सभी पूरी कंप्लीट कराई गई है। तो देखिए तो आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आप सिलेक्शन लेंगे। लेकिन देखिए चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए फिजिक्स का फार्मूला, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग 2024 में जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय। तो देखिए ये आप 2024 में आप अच्छे से अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म लगभग समथिंग में 1 वीक या 10 दिन मान के चलिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो अभी आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए फिजिक्स का फार्मूला देखिए, इधर फार्मूला लिखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे, पूछेगा क्वेश्चन घुमा फिरा के, क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज, क्वेश्चन का बड़ा लैंग्वेज देगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन दे देगा। फिर उसके बाद उसमें पूछेगा एवरेज फार्मूला बताइए, एवरेज फार्मूला, एवरेज स्पीड फार्मूला पूछ लेगा कि एवरेज स्पीड फार्मूला बताइए। तो एवरेज स्पीड फार्मूला आप कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड फार्मूला इक्वल टू होता है d/dt होता है। अब d क्या है? dx/dt ऐसे भी लिख सकते हैं कि dx/dt मतलब d क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है, या फिर दो ऐसे चेंज इन टाइम दे देगा या फिर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और चेंज इन टाइम और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब ये भी आप पूछेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें कराई गई हैं, चैनल पे जाके रिवाइज करें। हर एक सभी एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाएंगे कि एक वीडियो में सब कुछ आपका हो जाएगा। आप जाके चैनल पे तैयारी करें। वीडियो को देखिए, लाइक करना कंपलसरी है, एकदम ज़रूरी है। लाइक करने से आपके क्या चीज़ें पता चलता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं लाइक नहीं करते हैं और फ्री में सब कुछ चाहिए। फ्री का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड जितनी भी चीज़ें कराई गई हैं, कोई भी चार्ज इस साल नहीं लिया गया है। तो इस साल आप सिलेक्शन ले लें आसानी से, आपका इस साल काम हो जाना चाहिए। तो इन सभी को वीडियो आप जाके देखें और रिवाइज करें और हर एक वर्ड को अच्छे से सुनें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमेडी और खेल कूद नहीं चल रहा है। मतलब ऐसे चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं कि उससे कोई मतलब नहीं है, इरेलेवेंट चीज़ें नहीं कराई जाती इस चैनल पे। जाके नहीं विश्वास है तो 8, 10, 15 वीडियो देखिए, आइडिया लग जाएगा। नहीं तो मैं भी फेंकता, फालतू में क्वेश्चन कराता जिसका कोई रिश्ता नहीं है, मतलब कि एग्ज़ाम में कोई सिलेबस से कोई रिश्ता नहीं है। टफ क्वेश्चन कराना, फिर उसके बाद बेकार की फालतू चीज़ें नहीं कराई जाती। तो वही चीज़ें कराई जाती हैं जो एग्ज़ाम में है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ नहीं आते हैं। सिंपल अगर टफ आपको पढ़ने हैं तो जाके मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ नीट की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराई गई हैं, उसको करें, फिर आइडिया लग जाएगा। तो टफ भी हैं, चैनल पे वीडियो सब हैं। अब देखिए एसिलरेशन फार्मूला, एसिलरेशन फार्मूला पूछ लेगा क्वेश्चन में, एसिलरेशन बताइए। अब एसिलरेशन क्या होता है? एसिलरेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है एसिलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एसिलरेशन इक्वल टू होता है, ये देखिए v, ये होता है v, क्या होता है? ये होता है v, ये होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान टाइम। ये क्या हो जाता है? ये एसिलरेशन का फार्मूला होता है। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम भी दिया रहेगा। आपको बट पुट करके क्वेश्चन को, जो आपका डाटा है यहाँ पे आप डाटा पुट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, यहाँ डेंसिटी फार्मूला। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी फार्मूले पे क्वेश्चन
आप जाके लगाएंगे, क्वेश्चन लगवाया भी गया है, क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपका सभी एकदम अच्छे से हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए, ये सभी फार्मूला तभी याद होंगे जब इन सभी फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन आप लगाएंगे। अब आप बोलेंगे हम क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? क्वेश्चन आप बुक से लगाएंगे। बुक अब बोलेंगे बुक कौन सी लें? तो बुक आप परचेज करिए, नर्सिंग से रिलेटेड बुक खरीदिए, और ऐसी बुक खरीदिए जहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया रहे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जाइए प्रैक्टिस करिए, और नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो फिर आप अच्छे से चैनल पे सब चीज़ कराई गई है, वहाँ पे फॉलो करें। अब डेंसिटी फार्मूला, डेंसिटी किससे शो करते हैं? ये ऐसे रो बनाते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास। ये मास आपका एग्जाम में दिया रहेगा। फिर वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये आप डायरेक्ट डेंसिटी आपका निकल जाएगा। तो ये भी फार्मूला आप नोट करिए, डेंसिटी फार्मूला है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए पावर फार्मूला। आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि पावर बताइए, 3-4 लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देगा कि एक स्टूडेंट है या एक वर्कर है, वो काम कर रहा है, उसका मास इतना है, एक वेट उठा रहा है, उसका वेट इतना है, मास इतना है, और फिर उसके बाद वो क्या फिर करेगा, तो फिर टाइम भी दे देगा कि इतने टाइम में इतना चीज़ करेगा। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए डेंसिटी, यहाँ आप देखिए ये फार्मूला, आप देखिए पावर का फार्मूला ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावर और वर्क एक कर रहा है, कोई काम कर रहा है और कितना टाइम में कर रहा है, फिर ये सब चीज़ें। तो देखिए पावर ऑफ फार्मूला, देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क मतलब W से शो किया जाता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये आप फार्मूला लिख लीजिए, और आप यहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पावर की यूनिट क्या होती है। पावर की यूनिट क्या होती है हर बार बताई गई है, और काफ़ी बार बताया गया है कि पावर की यूनिट क्या होती है। आप जाके इसमें बताएंगे, तो आप देखिएगा पावर की यूनिट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नहीं आपको पता है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, तब भी नहीं पता है तो आप वीडियो देखिए, वहाँ सब चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट में यहाँ देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये भी फार्मूला आप अच्छे से इसको नोट करिए। नेक्स्ट में आएंगे, ये आपका देखिए वेट फार्मूला। अब वेट फार्मूला क्या होता है भाई? वेट फार्मूला क्या होता है? ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वेट कभी कभी निकालने मतलब दे देगा, तो वेट कैसे निकालेंगे? ये देखिए वेट इक्वल टू होता है वेट फार्मूला का, ये देखिए मास इनटू जी। अब इसको तो डायरेक्ट जी क्या होती है? जी जो होती है ये ग्रेविटी होती है। जी क्या है? ग्रेविटी है। तो अब इसमें जो डब्लू है ये वेट है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है ये। अब मास यहाँ पे ये देखिए मास है, यहाँ पे जी है। जी क्या है? ग्रेविटी है। जो ग्रेविटी किसके एक्सीलरेशन के, जब ग्रेविटी एक्सीलरेशन ये mg बोलते हैं उसको, mg। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जो ये ग्रेविटी होती है ना, अर्थ की वैल्यू जो जी होती है, अर्थ की वैल्यू जी होती है, इसका जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका वेट पूछ रहा है और वहाँ पे मास का वैल्यू दिया है, जी की वैल्यू नहीं दिया है, तो जी एक कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 इस क्वेश्चन में आप रख देंगे, मास आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, वेट आपका निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट में देखिए प्रेशर फार्मूला, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर फार्मूला देखिए, प्रेशर फार्मूला क्या होता है? प्रेशर फार्मूला होता है ये देखिए फोर्स अपॉन एरिया। ए मीन्स एरिया, एफ मीन्स फोर्स, और प्रेशर फार्मूला। तो ये प्रेशर फार्मूला आप लिख लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट में चलिए ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है? ये भी तो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस 100% हैं। पिछली बार भी ओम्स लॉ से आया था और काइनेटिक एनर्जी दोनों से आया था। तो ओम्स लॉ देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है? अब ओम्स लॉ आप कहाँ पढ़ेंगे? जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ओम्स लॉ आपको देखने पढ़ने को मिलेगा, जब करंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने ओम्स लॉ पे क्वेश्चन भी कराया है और ओम्स लॉ भी बताया है, जो इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में है, सब चीज़ें कराई गई हैं। अब देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ जो होता है ये वोल्टेज भी क्या होता है? वोल्टेज होता है।
आई मीन्स क्या होता है, करंट होता है, और आर क्या होता है, आर भाई रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर और इंडक्टर दिया रहेगा तो क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछेगा, वहाँ पूछ लेगा कि ओम्स फार्मूला आप अप्लाई करते हुए आप क्या निकालिए, आप वोल्टेज बताइए। तो वोल्टेज यहाँ पे करंट रखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, दोनों यूनिट क्वेश्चन में आपका आई की वैल्यू दिया रहेगा, आर की वैल्यू, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आप वोल्टेज आपका प्राप्त हो जाएगा। ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का फार्मूला भी आपको रटा होना चाहिए, V = IR। V = क्या होता है, IR होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में ये देखिए काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी फार्मूला आप बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो कभी भी आपका पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। ऐसे देखिए, ऐसे तो लिखा है ये E = हाफ mv²। तो ये क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, हाफ होती है। तो E = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, मतलब साथ साथ बढ़ेंगे, तो उसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑब्जेक्ट किसी, तो ये चीज़ हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है काइनेटिक एनर्जी = होता है हाफ mv²। अब b क्या होती है, v होती है, ये वेलोसिटी होती है। जो आपका क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू दिया रहता है उसको स्क्वायर मतलब उसको डबल कर दीजिए, और जितना मास दिया रहेगा उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग दे देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा फार्मूला बेस पे। और ये जो फार्मूला कराए जा रहे हैं ना, इसी फार्मूले को बोलते हैं भाई कि फार्मूला बेस क्वेश्चन आएगा। एकदम सिंपल फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए, यहाँ पे चीज़ें क्लियर करिए। फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फार्मूला अगर आपको निकालना है तो फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या होगी। फ्रीक्वेंसी फार्मूला एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था ना कि फ्रीक्वेंसी फार्मूला जो होती है ऐसे आप एफ बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी = 1/t, मतलब टाइम के क्या होती है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जो ये टाइम होता है ना, टाइम होता है, वो टाइम क्या घटेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। तो ये भी आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी लिख लीजिए, ये होती है v अपान लेमडा होती है। तो ये भी फार्मूला आप मतलब लिख के ही चलिए, क्योंकि ये भी क्या होती है, भी पूछेंगे क्या होती है। भी जो होती है ये स्पीड होती है, आप लोग लिख लीजिए। स्पीड क्या होती है, चाल होती है, तो स्पीड भी लिख लीजिए। स्पीड अपान क्या होती है, वेवलेंथ होती है। लेमडा क्या होती है, लेमडा भाई वेवलेंथ होती है, लिख लीजिए WAVE वेव LENGTH वेवलेंथ होती है। तो ये आप फार्मूला अच्छे से रखेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट में पेंडुलम का फार्मूला देख लीजिए। पेंडुलम का फार्मूला, अगर पेंडुलम से क्वेश्चन पूछेगा, पेंडुलम पता है कि नहीं, यहाँ से पेंडुलम लटकाइए रस्सी से, फिर यहाँ से एक लोलक बांध देते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं, ये पेंडुलम ही है, इसी को पेंडुलम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए, तो 2 पाई रूट L/G, ये फार्मूला एकदम देख लीजिएगा, और इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। T = 2 पाई रूट L अपान G, ये रूट में है, तो ये देख लीजिएगा, ये ऐसे लिखा गया है यार। अभी तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट कोई चीज़ बताओ ना तो उनको चीज़ें समझ में चीज़ें आती है, लेकिन कहते हैं यार समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आती है भाई, 2 पाई = L/G, ये होता है किसका फार्मूला, ये होता है पेंडुलम फार्मूला। तो पेंडुलम टाइम पीरियड पूछता है क्वेश्चन में हर बार, तो अगर पूछेगा इस बार तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं पूछेगा तो बल्ले बल्ले नहीं होगा। जब और सभी वीडियो करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा तो कहीं से तो आएगा ही ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लीजिए मैं फार्मूला बताए, ये क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होंगे भाई, जब वीडियो को रिवाइज किए होंगे तो और चीज़ें तो आपको पता होगा ना। तो फ़ारेनहाइट, ये देखिए फ़ारेनहाइट फार्मूला है, सेंटीग्रेड देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताइए। तो फ़ारेनहाइट 9/5 होता है, 9/5 ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये आप देखिए इसको भी नोट कर सकते हैं, 9/5 होता है। फिर उसके बाद N2 सेंटीग्रेड दिया रहेगा, और इसको आप पूरा पहले सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उसमें 32 मतलब प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है। अच्छे से देखिए, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।
नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए वर्क फार्मूला। हाँ, वर्क फार्मूला भी देखिए, वर्क फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद टार्क फार्मूला आएगा। तो वर्क फार्मूला क्या है? वर्क फार्मूला एफ डी कास थीटा। आप देखिए कास की वैल्यू आपको पता है नहीं कि कास 0 का मान कितना होता है, कास 30 का मान, कास 60 का मान, साइन 30 का मान, साइन 20 नहीं, साइन 30, साइन 45, साइन 0 का मान, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आप जाके वीडियो को रिवाइज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे बार बार। इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है 2 मंथ का लगभग समथिंग में आपके पास टाइम है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। देखिए अगर मैं बात करूं कि उसमें कितना क्या चीज़ आप स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, रणनीति बनाइए। उसमें आप 30% थ्योरी पढ़िए, मतलब अगर 6 घंटे आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे में तो काम चलने वाला नहीं है, 8 घंटे मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा ही पढ़िए। तो 8 घंटे में अगर बात किया जाए तो 2 घंटे आप थ्योरी पे दीजिए और 6 घंटे आप अपने रिवीजन पे दीजिए। रिवीजन का मतलब आप रिवाइज करिए, उसमें रिवीजन में क्या क्या होना चाहिए, आप अपने नोट्स रिवाइज करें और क्वेश्चन लगाएं। तो इस 6 घंटे में ये होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो एक भाई स्ट्रेटजी के ऊपर आने वाली है कि आप क्या करिए 2 मंथ में, तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ देखिए वर्क फार्मूला, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी कास थीटा। तो एफ की फोर्स की वैल्यू, यहाँ सब वैल्यू, वहाँ डिस्टेंस फोर्स की वैल्यू दिया रहेगा, कास थीटा की वैल्यू भी दिया रहेगा। थीटा की वैल्यू हो सकता है डायरेक्ट दे दे, नहीं तो फिर आपको कास 30 दे देगा। तो कास 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितना होता है, फिर आप पुट करेंगे। तो नेक्स्ट में ये देखिए टार्क फार्मूला। अब टार्क फार्मूला देख लीजिए। टार्क फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे टी बना लीजिए। टार्क फार्मूला होता है, ये देखिए फोर्स में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स में रेडियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये साइन थीटा क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ दिया रहेगा ना, तो ये एंगल होता है भाई, एंगल होता है, कोण होता है। कोई फोर्स 2 फोर्स देगा, वहाँ पे एंगल दे देगा कि इतना एंगल के बीच आप फोर्स की वैल्यू दे देगा, रेडियस की वैल्यू और एंगल की वैल्यू दे देगा, साइन 30 की वैल्यू दे देगा या साइन 45 या साइन 90 या साइन 0 की वैल्यू, कुछ भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। इसको आप देखना है तो आप देख लीजिए, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मास फार्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया कि मास फार्मूला क्या होता है। मास फार्मूला होता है या फिजिकल टू एम में याद कर लीजिए, या इसी को मास, इसी को चेंज करिए ना, ऐसे तो ही चेंज करते हैं। फोर्स इक्वल टू एम है। अब मुझे या एक्सीलरेशन निकालना है तब भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, मास निकालना है तब भी निकाल लेंगे, फोर्स निकालना है तब भी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे भाई, अगर मास को निकालना है तो ये जो मास के साथ होता है ना, ये डिवाइड हो जाता है, ऐसे फार्मूला इसका होता है। ये देखिए एम इक्वल टू, अगर मास मुझे निकालना है तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फोर्स होगा, फोर्स अपान एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यही तो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, मास इक्वल टू फोर्स अपान एक्सीलरेशन, फोर्स अपान यहाँ पे एक्सीलरेशन कर लीजिए, तो यही तो फार्मूला है। तो नेक्स्ट में ये देखिए, ये यहाँ पे यम है ना, ये ए कर लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा कि गलत है, या फिर अपान ए मास निकल जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए क्वेश्चन टेंशन फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार टेंशन पूछा गया था कि टेंशन क्या होता है। टेंशन क्या होती है भाई, किसी रस्सी में टेंशन लगता नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई चीज़ लटका देता हूँ, ये तो यहाँ पे टेंशन लगता नहीं है ऊपर की तरफ, तो वो टेंशन ही होता है टी। तो ये टी की वैल्यू पूछ लेता है। तो यहाँ पे अगर ये टी की वैल्यू पूछ रहा है, ये टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू जो पूछ रहा है, कोई चीज़ जिधर लटका होता है उसके विपरीत टेंशन लगता है। तो टी क्या होता है, एम जी, एम इसका भार हो जाएगा, जी ग्रेविटी हो जाएगा, नीचे का ही लगता है। फिर उसके बाद प्लस एम ए, अगर नीचे ये जा रहा है तो नीचे एम ए भी होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जोड़ देंगे, इसमें देख सकते हैं आप फोर्स, यहाँ पे चीज़ें आप अच्छे से इस फार्मूले को लिख लीजिए, यही फार्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आप बात करेंगे कि ये फार्मूला आप देख लीजिए, ये फार्मूला भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, हाँ, तो ये आप टेंशन का फार्मूला देख लिए ना, ये टेंशन का फार्मूला हो गया। टेंशन क्या चीज़ होती है, टेंशन यही फार्मूला होता है, वो दिमाग वाला टेंशन नहीं है, ये रस्सी वाला टेंशन है। तो टेंशन यही है, मास इंटू एक्सीलरेशन और मास इंटू ग्रेविटी,
तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट में सरफेस डेंसिटी फार्मूला ये देख लेंगे। सरफेस डेंसिटी फार्मूला क्या होती है, तो सपोज इसमें देख लीजिए क्या चीज़ है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी फार्मूला। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपान, यहाँ देखिए एरिया दिया गया है, ये आप देख लेंगे। ये क्या है, ये सिग्मा होता है, ये ऐसे ही तो सिग्मा बनाते हैं ना, सिग्मा ही होता है। तो इसमें देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या है, चार्ज ये दिया गया है, चार्ज अपान एरिया। एरिया मतलब किसी सरफेस का एरिया है, किसी कोई सरफेस है उसका एरिया पूरा दिया गया है। तो ये फार्मूला आप अच्छे से देख लेंगे। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्या बता पाएँ तो बता सकते हैं, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी जो डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो कूलाम होता है, कूलाम पर स्क्वायर मीटर होता है। तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं COULOMVS कूलाम्स पर स्क्वायर, PERSQUARE स्क्वायर, METER स्क्वायर मीटर होता है। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे कूलाम मीटर माइनस के पावर में -2। तो यहाँ पे देखिए पर स्क्वायर मीटर है ना, पर का मतलब यही होता है, ये ऊपर लग गया तो ऐसे, तो ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए लीनियर फार्मूला, लीनियर फार्मूला भी देख सकते हैं। लीनियर फार्मूला क्या है, लीनियर फार्मूला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ds/dt आप लिख सकते हैं। पोजीशन फार्मूला देख सकते हैं, ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन फार्मूला ये आपका दिया गया है, हीट ऑफ फ्यूजन फार्मूला दिया गया है, MDHF इसको देख सकते हैं। ग्रेविटी फार्मूला दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ग्रेविटी फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं, FA m1m2/r2। यहाँ आपकी फोर्स, एक्सीलरेशन और मास की वैल्यू दिया रहेगा, 1-2 मास रहेंगे, एक m1 एक m2 और रेडियस दिया रहेगा। उससे आप क्या कर देंगे, उससे आप डिवाइड कर देंगे, Fm1m2/r², ये स्क्वायर है, r2 नहीं है। नेक्स्ट में स्प्रिंग पोटेंशियल ये देख लेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक स्प्रिंग है, घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हाफ के x², ये x होती है जितना खींचने पे, मान लीजिए स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को खींच के बढ़ा दिया गया, तो ये जितना दूरी खींचता है ना वही तो होता है, क्या होती है, x होता है। तो ये x की वैल्यू होती है, तो ये रखेंगे PE हाफ के x², जितना x रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और हाफ k की वैल्यू अगर देगा तो देगा, नहीं तो हाफ x² स्लिप करेंगे, आ जाएगा। इंड्यूस फार्मूला देखिए, इंड्यूस फार्मूला क्या होता है, इंड्यूस वोल्टेज फार्मूला ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंड्यूस वोल्टेज फार्मूला जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पे देखिए इंड्यूज, ये ऐसे कर सकते हैं, इंड्यूज वोल्टेज फार्मूला -n d, ये देखिए d और फाई भी कर सकते हैं अपान dt, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इस फार्मूले को ऐसे लिखिए तो थोड़ा समझ में चीज़ें आएंगी। यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस करिए, -n करिए, फिर उसके बाद d फाई लिख लीजिए, d फाई, ये d फाई b नीचे लिख लीजिए, d फाई फिर बाई dt लिख लीजिए, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब ये E क्या होता है, ये तो इंड्यूज वोल्टेज होता है, इसको लिख सकते हैं इंड्यूज वोल्टेज, ये इंड्यूज वोल्टेज लिख लीजिए। E का मतलब होता है, N क्या होता है, N जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न, कोई चीज़ कितनी बार लपेटा गया है, ये मान लीजिए कोई बेलनाकार कोई चीज़ है तो इसमें कितनी बार वो टर्न किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द लूप, कितनी बार लूप में टर्न किया गया है। तो यहाँ n की वैल्यू ये लिख सकते हैं, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, n की लिख सकते हैं कि n क्या होता है, TOTL टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ TURN टर्न ऑफ द लूप, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर n की बात करें, वहाँ पे एक और वैल्यू थी, ये फाई था, ये फाई था, तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स MAGNETIC, मैग्नेटिक
फ्लक्स आपका क्वेश्चन में दिया रहेगी वैल्यू। फिर उसके बाद बी आपको पता चल गया, ए भी था, ए नहीं था, इतना ही वैल्यू था, तो ये आप देख लेंगे। और डी टी मतलब टाइम, कितना टाइम चेंज में ये चीज़ें हो रही हैं, इंड्यूज वोल्टेज जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है लेटेंट फार्मूला। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन इस पे बनता है। एक बार पूछा गया था कि लेटेंट हीट बताइए कितना होगा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट पूछता है कि लेटेंट हीट क्या होती है, तो लेटेंट हीट आपको देखिए, लेटेंट हीट को स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है, कोई भी पदार्थ का स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है, लेटेंट हीट या बोल दें, या फिर SPECI स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी बोला जाता है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी बोला जाता है किसी सब्सटेंस का। अब क्यू क्या होता है, ये क्यू जो होता है ये एनर्जी, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई चीज़ है, कोई एक एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है, या निकल रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रही है, वो एनर्जी है। फिर इसके मास की वैल्यू दिया रहेगा, आप क्वेश्चन लगाएंगे, लेटेंट हीट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। L=Q/M। तो अच्छे से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में ये देखिए वेवलेंथ फार्मूला, यहाँ पे दिया गया है कि वेवलेंथ फार्मूला क्या होता है। तो λ क्या होता है, वेवलेंथ ही होती है, WAVE वेव, LENGTH वेवलेंथ हो गया। ये V क्या है, V जो होती है ये वेलोसिटी है, VELOCITY वेलोसिटी है। F क्या है भाई, F फ्रीक्वेंसी है, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखिए, ये वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये भी काफ़ी अच्छा फार्मूला है, तो इसको देखिएगा और फॉलो करिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है। तो F=G m1 m2 अपॉन r²। ये भी फार्मूला, ये अपान में यहाँ दिया गया है, अपॉन r²। नेक्स्ट पे यहाँ देखिए पोटेंशियल फार्मूला भी दिया गया है। पोटेंशियल फार्मूला देखिए, पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी बताइए, mgh, ये तो एकदम रटा होना चाहिए, mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला है। तो ये भी देखिएगा। नेक्स्ट में ये स्ट्रेन फार्मूला, इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसको तो आप नहीं हटा पाएंगे। इसको क्यों नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिक्शन फार्मूला बताइए, फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स निकालिए इस क्वेश्चन का। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स μ/N होता है। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू आपको मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगा। n क्या होता है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू दिया रहेगा और म्यू की वैल्यू भी दिया रहेगा। क्वेश्चन आप लगाएंगे तो मिलेगा क्वेश्चन। तो फ्रिक्शन फोर्स μ/N। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट फार्मूला ये आप देख सकते हैं, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। शेयर मॉडुलस फार्मूला, शेयर मॉडुलस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है, F/A होता है, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है, X/Y होता है। तो टोटल का ये कर देंगे, ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए वाटर फार्मूला क्या, वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर देखिए, वाटर प्रेशर क्या होता है, वाटर प्रेशर पूछता है। कोई एक पाइप है, मान लीजिए एक चल रही है, क्या चल रहा है, बोरिंग चल रही है भाई, समरसेबल चल रहा है। अब वहाँ से क्या वाटर प्रेशर, वाटर निकल रहा है, तो पूछता है कि वाटर प्रेशर बताइए। तो रो जी एच क्या होती है, ये प्रेशर वाटर का प्रेशर होता है। तो ये आप लिख सकते हैं ρgh, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सब वैल्यू। रिफ्रैक्टिव फार्मूला देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है NC/V, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए कुछ वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। प्लांक कांस्टेंट किससे शो करते हैं, प्लांक कांस्टेंट जो है ये H से शो करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये सब काफ़ी बार बताई गई हैं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34। ये पावर में है, नहीं तो ये सोचें कि इसके 10⁻34 लिखा है, 10 के पावर में -34 लिखा है। तो ये इसकी वैल्यू आप देख लीजिएगा, 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में देखेंगे तो 4.136 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड।
तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अगर जूल सेकंड में पूछेगा तो ये वैल्यू लगाएंगे, अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में तो ये 4 आप याद करिए और यहाँ 10 के पावर 15 याद करिए। नेक्स्ट में आइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है तो 6.67 इंटू 10 के पावर में -11 है, 11 मीटर क्यूब किलोग्राम पर किलोग्राम लिख सकते हैं और पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये देख लीजिएगा, ये यूनिट दिया गया है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आप वैल्यू आपको रटा होना चाहिए 6.67 इंटू 10 के पावर में -11। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, ये भी वैल्यू देखिए, बोल्टमान कांस्टेंट के, बोल्टमान कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है तो बोल्टमान कांस्टेंट इक्वल टू 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आएंगे, ये देखिए मोलर गैस कांस्टेंट। मोलर गैस कांस्टेंट को R से प्रदर्शित करते हैं, R से डिनोट करते हैं और मोलर कांस्टेंट R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये होती है 8.314, एकदम रटा होना चाहिए, लेकिन ये जूल पर मोल केल्विन होती है इसकी वैल्यू। तो ये भी मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू हो गया। नेक्स्ट में ये देखिए एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को शो करते हैं Na से लिखते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na या फिर N कैपिटल ए लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पर मोल होती है, या फिर मोल इनवर्स कर दीजिए या पर मोल कर दीजिए, तो ये दोनों वैल्यू हो जाती है। यहाँ 10 के पावर में 23 है भाई, ये 1023 नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी। फिर उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस में 9 कूलाम, -19 कूलाम। 1.60 एकदम रटा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, रटा होना चाहिए भाई। परमिटिविटी, ये देखिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, किसी वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फोर्स पर मीटर होती है, फर्मी जिसको बोलते हैं। तो ये F/m आप याद करिए। नेक्स्ट में यहाँ देखिए कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कूलाम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 होती है, और अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम में याद करते हैं कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू, तो 8.987551792314 और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया गया है 10 के पावर 9 किया गया है। तो ये आप देख लेंगे, ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम में वैल्यू ये दिया गया है। नेक्स्ट में फैराडे कांस्टेंट देख लीजिए कि फैराडे कांस्टेंट कितनी होती है। ये देखिए 96485, ये तो वैल्यू कोई बोलता नहीं है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ये खूब यूज होता है वहाँ पे। तो 96485 कूलाम पर मोल ये होती है, एक फैराडे की वैल्यू होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि एक फैराडे की वैल्यू बताइए, एक फैराडे क्वेश्चन घुमाएगा फिर आएगा, फिर उसके बाद पूछ लेगा 1 फैराडे की वैल्यू क्या है, तो ये देखिए ये सीधे आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत कम होते हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या करता है ना, जो छापता है, जो एग्जामिनर सेट करते हैं, क्वेश्चन जो सेट करते हैं टीचर ना एग्जाम में, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज 3-4 लाइन लिखते हैं, लेकिन जितना देखिए क्वेश्चन में जितना बड़ा क्वेश्चन किया जाता है हम लोग घबरा जाते हैं, हम भी खुद भी घबराते हैं भाई जब क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन खूब लिखा है, अभी देखिए मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ ना, तो क्वेश्चन खूब बड़ा लिख दिया है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन लिखता है ना उसी क्वेश्चन में वो कुछ पॉइंट दे देता है, वो हिंट देता है कि वही एक पॉइंट पकड़ना होता है, ऑप्शन आपका मिल जाता है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना। तो लेकिन वही चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, डर जाते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन एक लाइन में बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन वाला जब क्वेश्चन सेट करता है ना तो सोचता है थोड़ा सा स्टूडेंट का ब्रेन के न्यूरॉन चेक किए जाएँ कि स्टूडेंट कितना टैलेंट है भाई, ऐसे तो नहीं फिर एग्ज़ाम क्रैक करके जुगाड़ से आ गया है, तो वो चेक करते हैं।
तो चेक करने से मतलब आपको चीज़ें पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग देख ही लिए, इलेक्ट्रॉन का मास देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.21 × 10 के पावर में -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के मास में हमेशा 9.1 आता है और यहाँ पे -31 दिखेगा। फिर अगर प्रोटॉन की मास करेंगे तो 1.6726 × 10 के पावर में 27 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ बात किया जाए कि यहाँ पे -27 किलोग्राम है, वहाँ -31 किलोग्राम है, कौन सी छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है कि ये छोटी वैल्यू है, तो आप -31 यहाँ लगा है, यहाँ -27 ही लगा है, तो ये छोटी वैल्यू है भाई, बहुत ज़्यादा माइनस में है। यहाँ तो -27 बार माइनस में है, यहाँ माइनस में 31 बार है, तो ये छोटी वैल्यू टोटल हो जाएगी। कंपैरिजन किया जाएगा अगर इसकी अपेक्षा। नेक्स्ट में यहाँ देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, किसी न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन ऑफ मास 1.6749 × 10 के पावर -27 किलोग्राम। अब देखिए इसका मास समथिंग में एकदम समथिंग में बराबर ही होता है, तो थोड़ा सा ये मास देखिए 1.674, यहाँ पे 4 नहीं है 2 है, थोड़ा सा मास हल्का सा न्यूट्रॉन का मास जो होता है ये प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी समय लग जाता है। और आप लोग तो कुछ स्टूडेंट को ऐसे है ना कि उनको 1-2 मिनट में पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, तो 1-2 मिनट वाली वीडियो तो अभी तो नहीं बन पाएगी, हमें नहीं लगता कि 1-2 मिनट में कुछ हो पाएगा। चलिए स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट देखिए, वो स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है, तो स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट को सिग्मा से शो किया जाता है, सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा ऐसे बनता है, सिग्मा से शो करते हैं। इसका देखिए ये क्या होता है, कुछ ये फिजिकल कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका सिंबल तो यही हो गया सिग्मा। स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होती है, जब आप ब्लैक बॉडी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी फिजिक्स और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है, तो यहाँ पे 5.67 × 10 के पावर -8, ये देखिएगा 10 के पावर -8, ये आप वैल्यू याद कर लेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। अब फिर उसके बाद देखिए रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये देख लीजिएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1.097 × 10 के पावर 7, ये 10 के पावर 7 लिखा गया है पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 10 के पावर 7 इसको हटाना है तो आपको ऑप्शन में रेडबर्ग कांस्टेंट ये भी दिख सकता है 10, ये देखिए इसको 10 लिख दीजिए, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए 973,731 ये लिख सकते हैं। कभी कभी ये वैल्यू देता है मीटर स्क्वायर, ये तो ये भी वैल्यू देता है, ये वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, अगर माइनस में यहाँ 7 लगा देंगे, यहाँ माइनस में लगेगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, यहाँ देखेंगे यहाँ पॉइंट लग सकता है, लेकिन पॉइंट को हटाना है तो यहाँ -7 लगाएंगे, -7 पावर में -7, यहाँ माइनस है ना, माइनस के हटाने के लिए +7 लगेगा, अगर -7 लगता तो इधर 7 चला जाता, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, सिर्फ 7 होगा, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वैल्यू दिया गया है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दिया गया है 1.097 × 10 के पावर 7। नेक्स्ट में यहाँ देखिए बोहर मैगेंटन, बोहर मैगेंटन, ये देखिए बोहर मैगेंटन, बोहर मैगेंटन का भी आप फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है बोहर मैगेंटम। बोहर मैगेंटम को शो करते हैं म्यू बी से शो करते हैं, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी होती है 9.27 × 10 के पावर -24 जूल पर टेम्परेचर, यहाँ पे दिया गया है, ये आप इसकी वैल्यू बोहर मैगेंटन की होती है। इसका फार्मूला भी होता है बोहर मैगेंटन का, बोहर मैगेंटन = होता है E/H होता है, E/H/2 कैपिटल स्मॉल m, तो ये भी होता है। अब यहाँ पे E क्या होता है, ये एलिमेंट्री चार्ज होता है, H क्या होता है, ये प्लांक कांस्टेंट होता है, और ये M क्या होता है, M E दोनों मिला के एक ही है, M E होता है, कोई भी मास देगा उसका इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन मास,
जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो एलिमेंट्री चार्ज, फिर उसके बाद प्लांक कांस्टेंट, फिर उसके बाद ये बोहर्स मैगेंटन निकल जाता है। अब देखिए बोहर रेडियस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो किसी कभी पूछता है कि हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं उनका क्या निकालिए, बोहर रेडियस बताइए। तो डायरेक्ट तो यही वैल्यू हो जाती है, लेकिन अगर पूछता है एंगस्ट्रॉन में वैल्यू निकालिए, तो बोहर रेडियस के निकालने के लिए ये n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन, ये फार्मूला आप रटा होना चाहिए। जिसका भी पूछेगा उसका यहाँ पे रख देंगे क्या, यहाँ पे z की वैल्यू, यहाँ z की वैल्यू, z तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है ना, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे, जितना n का वैल्यू एटॉमिक नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। बोहर रेडियस कितना होता है, बोहर रेडियस की वैल्यू होती है 0.529 इंटू 10⁻⁸ मीटर होती है। नेक्स्ट में यहाँ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक एटीएम दिया गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कितना होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। विंड डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, हाँ ये देख लीजिएगा, विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2.9। यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू की बात किया जाए कितना होता है विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, तो 2.897777 करके ऐसे होता है, 10⁻⁻³ कर दीजिए। तो ये होती है विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। या फिर इसको डायरेक्ट 2.9 कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम है, 89 तो है ही, तो 777 चल रहा है, तो 2.9 इंटू 10⁻⁻³ मीटर केल्विन, ये डायरेक्ट आप वैल्यू जो दिया गया है ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करते आएंगे, ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक्सीलरेशन, ये तो आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट में ये भी मैंने बता दिया, फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछ लेगा तो म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट की वैल्यू देगा, और नॉर्मल फोर्स ये वैल्यू आप रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स भी आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए पावर का तो मैंने बता ही दिया, W बता दिया था, ये टोटल, ये सब क्वेश्चन, ये सब मतलब फार्मूला मैं काइनेटिक एनर्जी सब पूरा, पोटेंशियल एनर्जी भी बता दिया था, ऊपर इसी वीडियो में बताया हूँ, दूसरे में नहीं। ये अगर लग रहा है कि दूसरे में बताया हूँ तो इसी वीडियो को जाके देखिए, जितनी बार आपको समझ में ना आ जाए, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट में यहाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो फार्मूला कराए गए हैं उसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हिच एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड में। 3 सेकेंड की बात कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये देखिए 0 इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही जाएगी ना, क्योंकि वो पहले रुका हुआ है। फिर उसके बाद देखिए फाइनल वेलोसिटी ये 60 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, कितने टाइम में, टी की वैल्यू भी 3 सेकेंड दिया है। तो यहाँ पे बट आपको सिर्फ आपको क्या करना है, प्लेस करना है, किसको, डाटा को। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन 60/3, एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन आपका देखिए वेलोसिटी अपॉन क्या दिया गया है, टाइम यहाँ पे दिया गया है, तो 20 आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जब यहाँ रखेंगे हाफ रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना है, 20 है, 20 को जब क्या करेंगे, टाइम को एक्सीलरेशन रख दीजिए 20, फिर टाइम को क्या करेंगे, टाइम को यहाँ एक मल्टीप्लाई प्लस भी करना है, ut, फिर उसके बाद हाफ at, जब ये टोटल ये गुणा भाग करेंगे तो 90 मीटर आ जाएगा। सॉल्व करके बताइएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप सॉल्व करिए अच्छे से, नहीं आ रहा फिर हम बता देंगे, तो आप सॉल्व करिए खुद। नेक्स्ट में एग्जांपल देखिए, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस दिया गया है 70 ओम दिया गया है, एंड करंट कितना दे दिया गया, 2.1 मतलब 2.1 एम्पियर फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट के बीच आपको क्या निकालना है, वोल्टेज बताना है।
तो देखिए ये ओम्स लॉ आप लगाइए इस फार्मूले में, क्योंकि ओम्स लॉ क्या चीज़ है, ओम्स लॉ का फार्मूला क्या था, वोल्टेज इक्वल टू क्या था भाई, I इंटू आर था। I इसमें दिया गया है नहीं, I आपका 2 एम्पियर दे दिया गया है, 2.1 एम्पियर दिया गया है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है कि नहीं, दिया गया है 70। अब इसमें I की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू, सिर्फ इसमें दोनों मल्टीप्लाई ही तो करना है, आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करिए, 147 वोल्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व होने की एकदम भरपूर संभावना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को मैं ओरली बता देता हूँ, क्वेश्चन इसमें मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया। क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि वेट, मान लीजिए कोई 50 kg का, 50 किलोग्राम का कोई मास, कोई बॉडी है, उसका मास जो है 50 kg है। अब 50 kg मास है सरफेस पे, मून के मतलब चंद्रमा के सरफेस पे 50 kg है, और जी उसका जी क्या, जी की वैल्यू चंद्रमा पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 की वैल्यू होती है भाई। चंद्रमा पे अगर पूछ लेगा, धरती पे पूछेगा तो 9.8 मीटर स्क्वायर लगाएंगे, किसकी, जी की वैल्यू लगाएंगे, लेकिन चंद्रमा पे अगर पूछता है कि जी की वैल्यू कितना होता है तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है जी की वैल्यू, होती है चंद्रमा पे होती है भाई। तो एक क्वेश्चन फिर उसका सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था, ये आप, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना है, मून पे, चंद्रमा पे करना है, हुच वेट ऑफ 50 kg ऑन अर्थ, लेकिन उसका अर्थ पे कितना वेट था, 50 kg था। अब आपको चंद्रमा पे उसका वेट बताना है, तो चंद्रमा पे बताना है भाई, अर्थ पे बता देंगे तो 50 कर देंगे ना, 59.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको वेट निकालना है, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, और ये धरती पे और मून पे अलग अलग होता है। तो मून पे मैंने बता दिया कितना होता है, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 1.6 रखिए, फिर इसमें 16 पंचे 80, 16 यहाँ से एक पॉइंट अगर हटाना है तो इस जीरो को काटना है, तो इसको 5 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पंचे 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका टोटल केजी आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए, मैंने काफ़ी मेहनत की, एकदम ज़ोरदार मेहनत की है। वीडियो को लाइक करें, जो लाइक नहीं कर रहा है वो इस चैनल के थ्रू ना ही तैयारी करे। जो अगर वीडियो लाइक नहीं कर रहा है तो और शेयर नहीं कर रहा है, मेहनत मैं भरपूर कर रहा हूँ, आप भी इतने मेहनत करिए। देखिए, जो आप वीडियो को लाइक करेंगे तो देखिए मोटिवेशन, हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी, हर एक परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप हेल्प करें, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे मेहनत मैं कर दूंगा। समय मेरे पास है नहीं, मेरा भी एंट्रेंस एग्जाम है, मैं भी BSc भी कंप्लीट किया हूँ 2023 में UP UMS FI इटावा गवर्नमेंट कॉलेज से। अभी 2023 मेरा बैच जो था 2019 बैच था। 2019 में मैंने सिलेक्शन लिया, 2023 में मेरा कंप्लीट हुआ। अभी मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर सिलेक्शन हो गया भाई ना तो ज़ोरदार स्वागत करेंगे आप सभी का, और फिर आगे हम चलेंगे। पीछे आप लोग को सब चीज़ मोटिवेट करते हुए साथ में आपको भी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूर दिलाएंगे। हर एक छोटी छोटी पॉइंट बताते चलेंगे। देखिए, BSc नर्सिंग करने के बाद भी लड़ाई है, वहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा पाएंगे। और जब तक नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाएंगे ना, प्राइवेट सेक्टर में ये समझिए कि इतना काम कराते हैं कि खून चूस लेते हैं। कहते नहीं है मच्छर खून चूस लेता, उसी की तरह जो वहाँ के कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करेंगे तो वहाँ खून चूस लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में अगर जॉब लग गया तो मस्त ही मस्त है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 80,000 सैलरी पर मंथ है। तो बट उतना ही करना है हमको, वहाँ तक पहुँचना है। चलिए, मोटिवेशन रहिए और अच्छे से पढ़ाई करें, इसी बार सिलेक्शन होना चाहिए सभी।